ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया था। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का टास्क मैंने आपको दिया था। आई एम श्योर कि आप लोगों ने जरूर अटेम्प्ट किया होगा। आज मैं उस प्रॉब्लम का डिस्कशन नहीं करवा रहा हूं, तो आज मैं एक दिन का टाइम आप लोगों को और दे रहा हूं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड अक्सर पूछी जाती है। डेरिवेशन पूछा जाता है रिंग वाली फील्ड का, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक उसको अटेम्प्ट ना किया हो तो एक मौका उसको और मैं आज दे रहा हूं, जरूर अटेम्प्ट करो। रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे फाइंड करके आप लोग एक बार खुद कोशिश करो। सॉल्यूशन मैं तो बताऊंगा ही, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे आप लोग उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, ठीक है। तो पिछले सेशन में मैंने ग्राफ प्लॉटिंग का टास्क नहीं दिया था, तो जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया है, मतलब जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन करके रिंग की फील्ड को फाइंड कर लिया है, उनके लिए एडिशनल टास्क है ग्राफ प्लॉट करना है। और जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि ऐसे बच्चे तो हमेशा होते हैं जो होमवर्क ना करें, पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं पर होते हैं, तो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है उनको मैं एडवाइस कर रहा हूं आज जरूर करना। पहले तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग फाइंड करने की कोशिश करो, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। अगले सेशन में मैं आपको कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाऊंगा, और जो ग्राफ प्लॉटिंग है वो अगले सेशन में मैं करवाऊंगा। तो आज एक दिन का मौका मैं और दे रहा हूं। रिंग वाली जो फील्ड का होमवर्क दिया था वो उसके लिए एक मौका दिया जा रहा है। गॉस लॉ वाला जो होमवर्क दिया था वो मैं अब करके आपको दिखाऊंगा। ओके, पिछले सेशन में जो गॉस लॉ पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम दिया था वो ये वाला है, और ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल आसान है। एक हेमिस्फीयर है जो नीचे से खुला हुआ है, मतलब इसका जो ढक्कन है वो बंद नहीं है, खुला हुआ हेमिस्फीयर है, ओपन है। डायग्राम में मैंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, दिस हेमिस्फीयर इज ओपन। और इसका जो ये बेस है, जो कि एक्चुअली ओपन बेस है, उसके सेंटर पर हमने प्लस क्यू पॉइंट चार्ज को लाके रख दिया। तो जब हमने चार्ज रखा तो चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस कर्व सरफेस में से गुजरेंगी, और जब कर्व सरफेस में से लाइंस गुजरेंगी तो हम कहेंगे कि कर्व सरफेस में से फ्लक्स गुजर रहा है। इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि हेमिस्फीयर की जो कर्व सरफेस है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ बेस ऑफ ओपन हेमिस्फीयर। ओपन हेमिस्फीयर का जो बेस है, बेस के सेंटर पर हमने पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रख दिया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की जो कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है। तो हम गॉस लॉ से इस चीज को कर रहे हैं, बिना गॉस लॉ के भी कर सकते हैं, लेकिन हम गॉस लॉ से कर रहे हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो गॉस लॉ होता है वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई होता है, और ये हेमिस्फीयर नीचे से खुला हुआ है। गॉस लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है इस पर। गॉस लॉ क्लोज्ड सरफेस पर ही अप्लाई होता है। तो अभी तो गॉस लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक हेमिस्फीयर हम और लेकर आते हैं बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है, और उसको नीचे से इसमें फिट कर देते हैं। तो दोनों हेमिस्फीयर मिलकर एक क्लोज्ड सरफेस बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्व करते हैं। तो लेट अस प्लेस अनदर हेमिस्फीयर, और जो दूसरा वाला हेमिस्फीयर है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। अनदर आइडेंटिकल हेमिस्फीयर, एक दूसरा बिल्कुल आइडेंटिकल हेमिस्फीयर लाते हैं टू एनक्लोज द चार्ज प्लस क्यू कंप्लीटली। तो हमने एक दूसरा आइडेंटिकल हेमिस्फीयर लाके रखा, और जो दूसरा स्फीयर हमने रखा है उसने इस प्लस क्यू चार्ज को पूरा एनक्लोज कर दिया। अब पूरा जब एनक्लोज हो गया
as shown in diagram। तो जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है पूरा का पूरा एनक्लोज हो गया। जब पूरा एनक्लोज हो गया तो पूरा एनक्लोज होने के बाद गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स गॉस लॉ बताता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दोनों स्फीयर्स का मिला के, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टू हेमीस्फीयर्स इज, दोनों हेमीस्फीयर्स का मिला के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स एनक्लोज चार्ज, और एनक्लोज चार्ज यहां पे पूरा का पूरा चार्ज ही एनक्लोज हो गया है, तो ये हो गया Q/ε0। तो गॉस लॉ के मुताबिक ये जो दो हेमीस्फीयर्स हैं, दो हेमीस्फीयर्स का मिला के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है वो Q/ε0 हो रहा है। और अब ये दोनों स्फीयर सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का मतलब जितना फ्लक्स एक में से बनेगा उतना ही दूसरे से बनेगा। टोटल Q/ε0 है, तो हमें सिर्फ एक का बताना है, दूसरा वाला तो हमने रखा है उसका तो बताना नहीं है, जो पहले से रखा था उसका फ्लक्स बताना है। तो जो अकेला हेमिस्फीयर है, यानी जो पहले से रखा हुआ हेमिस्फीयर है, उसका होगा इस फ्लक्स से हाफ। तो फाइनल आंसर इज as the two hemispheres are symmetrically placed, तो ये जो दोनों हेमिस्फीयर है ये सिमेट्रिक पड़े हुए हैं। तो सिमेट्रिक मतलब जैसा एक वैसा दूसरा, तो टोटल Q/ε0 है तो एक का आधा हो जाएगा। सिमेट्रिकली प्लेस्ड, so the electric flux through one of the hemispheres is, एक हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स मिलेगा वो Q/2ε0 मिलेगा। तो ये है होमवर्क क्वेश्चन का राइट आंसर। हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर में से आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/2ε0 है। तो हमने अपनी तरफ से एक और हेमिस्फीयर लगा दिया और दूसरा हेमिस्फीयर लगा के चार्ज को पूरा बंद कर दिया सिमेट्रिकली। तो यहां सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो दोनों हेमिस्फीयर्स जो हैं, ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर मिलकर इस चार्ज को पूरा बंद कर लेते हैं सिमेट्रिकली। और पूरा जब चार्ज बंद हो गया उसके बाद जो फ्लक्स बनेगा दोनों स्फीयर्स का मिला के वो Q/ε0 बनेगा। हमें एक का चाहिए, तो एक का जो फ्लक्स है वो दोनों के फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स का हाफ है। ठीक है, नोट कर लो, सॉल्यूशन नोट कर लो, फिर अगला होमवर्क प्रॉब्लम देता हूं। नोट दिस डाउन। ओके बच्चों, ये है आप लोगों के लिए आज का होमवर्क। जैसा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया बिल्कुल वैसा ही ये होमवर्क मैंने दिया हुआ है। और बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स मैंने इकट्ठा दिए हुए हैं। ये 4 प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। तो जैसे अभी एक स्फीयर था वैसे एक कोन हमने लिया है और कोन नीचे से खुला हुआ है। कोन का जो बेस है, बेस के सेंटर पर +Q चार्ज है, तो आपको बताना है कोन में से कितना फ्लक्स आएगा। उसी तरह ये सिलेंडर है, सिलेंडर एक तरफ से बंद है, दूसरी तरफ से खुला हुआ है, और खुले हुए साइड के सेंटर पर हमने +Q चार्ज रखा है, तो बताना है कि सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास करेगा। अब ये अगला क्वेश्चन है, फिर से एक कोन लिया है, लेकिन ये वाला कोन नीचे से खुला था, वो कोन नीचे से बंद है और उसके बॉटम के सेंटर पर +Q चार्ज है।
आपको बताना है कोन में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और फिर ये हेमिस्फीयर है, और अभी अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें हेमिस्फीयर बॉटम पे खुला हुआ था, लेकिन ये हेमिस्फीयर बॉटम पे क्लोज्ड है। बॉटम के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज हमने रखा है, आपको बताना है कि हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं जैसे हमने अभी अभी किया है। तो आई होप कि आप लोग इसको जरूर कर पाओगे, जरूर करना भी चाहिए। अगले सेशन में मैं आंसर्स बताऊंगा, आप लोग मैच कर लेना सही हुए कि नहीं सही हुए। नोट दिस। ओके, तो मैं आप लोगों को सिखा रहा था पहले एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का मतलब हम लोग गॉस लॉ को यूज करके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना सीख रहे थे, और मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। अगर गॉस लॉ यूज करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हो तो आपको सिंपल से 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या बताया था? चूज अ सुटेबल गॉसियन सरफेस। एक सुटेबल गॉसियन सरफेस आप चुनिए, और मैंने बताया था 3 ही सरफेसेस हैं जो सुटेबल हो सकती हैं किसी प्रॉब्लम में। या तो स्फीयर आपको चुनना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, या सिलेंडर गॉसियन सरफेस चुनना पड़ेगा, और या तीसरी गॉसियन सरफेस आप चुन सकते हैं पिल बॉक्स। पिल बॉक्स क्या है समझ में आ जाएगा आगे। तो 3 ही गॉसियन सरफेस हैं जो किसी प्रॉब्लम के लिए सुटेबल हो सकती हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। सुटेबल होने का मतलब है ऐसी गॉसियन सरफेस जो क्वेश्चन में मौजूद सिमिट्री का आपको फायदा दे। तो जिसमें सिमिट्री का आपको फायदा मिल जाए, ऐसी गॉसियन सरफेस को आपको चुनना है। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है गॉसियन सरफेस चुनने के बाद आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना दीजिए। तीसरा स्टेप है जो गॉसियन सरफेस आपने चुनी है उस गॉसियन सरफेस के ऊपर डिफरेंशियल एरिया वेक्टर ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स कैलकुलेट करो, और फिर लास्ट स्टेप है गॉस लॉ अप्लाई करो। आपने चौथे स्टेप में फ्लक्स कैलकुलेट किया था, और गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब तो याद भी हो गया होगा गॉस लॉ। तो आपने स्टेप 4 में जो फ्लक्स निकाला है उसे आप गॉस लॉ के अकॉर्डिंग 1/ε0 टाइम्स एनक्लोज्ड चार्ज के साथ इक्वेट कर दो, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी अगर प्रॉब्लम में सिमेट्री है तो, और आपने सही गॉसियन सरफेस लिया है तो चलिए एक एप्लीकेशन और मैं करके दिखाता हूं। दिस इज एप्लीकेशन 4। मैं पहले 3 एप्लीकेशन आपको करवा चुका हूं। एप्लीकेशन 4 में हम क्या करने जा रहे हैं, एक इनफाइनाइटली लंबी रॉड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है हमारे पास, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमने रॉड पे रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कभी इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड कही जाएगी कभी भी टोटल चार्ज दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइटली लंबी रॉड है तो टोटल चार्ज भी रॉड के ऊपर इनफाइनाइट ही होगा। अगर रॉड की लंबाई इनफाइनाइट है तो रॉड के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो भी इनफाइनाइट होगा, तो कभी आपको चार्ज नहीं दिया जाएगा, हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी ही दी जाएगी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब भी आप लोग जानते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एक इनफाइनाइटली लंबी रॉड है और इस रॉड के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा रखी है, यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है इस रॉड को। इस इनफाइनाइटली लंबी रॉड के कारण हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये जो P पॉइंट है वो रॉड से स्मॉल r डिस्टेंस पर बताया जा रहा है। तो यानी इनफाइनाइटली लंबी रॉड से स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट के ऊपर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यूजिंग गॉस लॉ। वैसे ये इनफाइनाइटली लंबी रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 बार कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन पहले दोनों बार जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स लेकर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके हमने कैलकुलेट किया था। तो हमने एक लंबा सा इंटीग्रेशन किया था, तब आंसर आया था। लेकिन अब हम सेम आंसर को, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूजिंग गॉस लॉ फाइंड करने जा रहे हैं।
मैंने आपसे कहा था कि इनफाइनाइटली लंबी रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो। कितने बच्चों को याद है? चलिए मैं बता रहा हूं, आज के बाद याद होनी चाहिए। इनफाइनाइटली लंबी रॉड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है λ/2πε0r। इसको याद रखना है, अगर नहीं याद है तो आज के बाद याद रखना है। और अभी हम गॉस लॉ से फाइंड करेंगे, यही आंसर आएगा। पहले हमने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके फाइंड किया था, ये आंसर आया था, और मैंने आपको कहा था कि इसको याद रखना है, तो आज के बाद जरूर याद रखो। अब हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन 4 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हमें उस रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सिचुएशन क्या है? लेट अस सपोज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, एक इनफाइनाइटली लंबी रॉड मैंने डायग्राम में बनाई हुई है, हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रॉड एट अ पॉइंट P which is at a distance small r from the rod। तो हमें इस रॉड के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पर, और ये जो पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द रॉड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आएगा वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, याद भी होना चाहिए। तो चलो जल्दी से हेडिंग डालो, एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हम लोग कर रहे थे, तो चौथा एप्लीकेशन करने हैं। एप्लीकेशन 4 लिखो, सिचुएशन को नोट करो और डायग्राम बनाओ। जल्दी से इतना काम करो। चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, जो भी नोट करना है आपको। तो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। तो हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इस इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, पहला क्वेश्चन, कैसे फाइंड करोगे? मतलब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो एलिमेंट्स लेकर इंटीग्रेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड को, और दूसरा तरीका है गॉस लॉ से फाइंड करो। फिलहाल गॉस लॉ से फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो 5 स्टेप्स फॉलो करना है। चलिए, पहला स्टेप क्या होता है? चूज अ सुटेबल गॉसियन सरफेस। आपको एक सुटेबल गॉसियन सरफेस लेनी है। सुटेबल का मतलब जिससे आपको सिमेट्री का फायदा मिल जाए। बता सकते हो इस सिचुएशन में कौन सी गॉसियन सरफेस सबसे सुटेबल होगी? स्फीयर, सिलेंडर या पिल बॉक्स? इस सिचुएशन में कौन सी सरफेस सबसे ज्यादा सुटेबल होगी? आई होप कि हर कोई एग्री करेगा कि रॉड के चारों तरफ सिलेंडर सबसे ज्यादा सुटेबल सरफेस है। जी हां, तो जो गॉसियन सरफेस हम चुनेंगे वो एक सिलेंडर चुनेंगे। तो हम एक सिलेंडर बनाते हैं रॉड के चारों तरफ, और जो सिलेंडर हम बनाएंगे वो L लेंथ का सिलेंडर है, और इस पॉइंट से पास हो रहा है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से तो पास होनी चाहिए। तो हमने इस रॉड के चारों तरफ एक सिलेंडर बनाया है, और ये जो सिलेंडर हमने बनाया है ये सपोज करो L लेंथ का है। रॉड तो इनफाइनाइट लंबी है, इनफाइनाइट लंबा सिलेंडर तो हम नहीं चुनेंगे, क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस लेनी है, गॉस लॉ अप्लाई करना है, और गॉस लॉ हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई होता है। तो सिलेंडर आप इनफाइनाइटली लंबा नहीं लोगे, आप सिलेंडर तो छोटा ही लोगे, भले ही रॉड इनफाइनाइट है, सिलेंडर तो आपको छोटा ही लेना है, क्योंकि आपको क्लोज्ड सरफेस बनानी है। और दूसरी बात, ये जो सिलेंडर लिया है ये दोनों तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए। क्यों क्लोज्ड होना चाहिए? क्योंकि अगर ये क्लोज्ड होगा तभी इस सिलेंडर पर गॉस लॉ अप्लाई हो सकता है। गॉस लॉ क्लोज्ड सरफेस पर ही अप्लाई होता है ना। तो ये जो सिलेंडर है ये दोनों तरफ से बंद होना जरूरी है। चलिए, पहला स्टेप हो गया, हमने गॉसियन सरफेस चुन लिया है। गॉसियन सरफेस हमने क्या चुना है? दोनों तरफ से क्लोज्ड सिलेंडर को हमने गॉसियन सरफेस चुना है। पहला स्टेप डन। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप में कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो। तो ये जो रॉड है, रॉड इज लाइक अ ट्यूब लाइट। तो जैसे ट्यूब लाइट में से लाइट की रेज निकलती हैं,
वैसे ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड में से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस रॉड में से कैसे होंगी? रेडियली आउटवर्ड। जैसे ट्यूब लाइट में से लाइट की रेज बाहर आती हैं, वैसे इस रॉड में से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बाहर आएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कुछ इस तरह से बाहर आती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स, लाइक दिस। रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस रॉड में से बाहर निकलेगी। तो दूसरा स्टेप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हमने ड्रॉ कर दिया। पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस ले लो, तो गॉसियन सरफेस हमने लिया है सिलेंडर। दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दिया। तीसरा स्टेप लेते हैं। तीसरा स्टेप होता है, ये जो आपने गॉसियन सरफेस बनाई है, इस गॉसियन सरफेस पर, यानी कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर आपको एरिया एलिमेंट लेना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं। एक ऊपर वाली सरफेस जो कि बंद है, सिलेंडर को बंद किया ना दोनों तरफ से, तो एक ऊपर वाली सरफेस जो कि फ्लैट है, एक नीचे वाली सरफेस वो भी फ्लैट है, और एक ये सिलेंडर की कर्व सरफेस है। सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती है, सिलेंडर में 3 होती है ना, स्फीयर में एक ही होती है कर्व सरफेस अकेली, लेकिन सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं। एक तो ये सिलेंडर की कर्व सरफेस, एक ऊपर से बंद, एक नीचे से बंद, तो 2 फ्लैट और एक कर्व सरफेस सिलेंडर में रहती है। सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं। क्योंकि 3 सरफेसेस हैं, तो एरिया एलिमेंट भी 3 लेने पड़ेंगे। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है, यहां पर मैं एक एरिया एलिमेंट ये ले रहा हूं, और इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। इसको मैं लिख रहा हूं ds1 वेक्टर, ds1 वेक्टर। फिर दूसरी एक कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का एरिया एलिमेंट इस तरह से है ds2 वेक्टर। और फिर तीसरी ये वाली सरफेस है, इसका एरिया एलिमेंट नीचे की तरफ है ds3 वेक्टर। तो ये जो सिलेंडर है हमारे पास, इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं। सरफेसेस अगर 3 हैं तो एरिया एलिमेंट भी 3 होंगे। तो हमने 3 एरिया एलिमेंट चुन लिए, तीनों सरफेसेस पर एक। तो ds1 जो एरिया एलिमेंट है वो ऊपर वाले सिलेंडर की फ्लैट सरफेस पर है, ds2 एलिमेंट जो है वो कर्व सरफेस पर है, और जो ds3 एलिमेंट है वो नीचे वाली फ्लैट सरफेस पर है। ये तीसरा स्टेप है। और मैंने बहुत बार बताया है कि 3 स्टेप तो डायग्राम में ही होते हैं। जब हम गॉस लॉ लगाते हैं तो 3 स्टेप तो डायग्राम में ही होते हैं। अब चलिए चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे, गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। तो चौथे स्टेप से कैलकुलेशन शुरू हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो जो सिलेंडर हमने बनाया है वहां से। सबसे पहले हम दोनों फ्लैट सरफेसेस का फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, और फिर टोटल करके टोटल फ्लक्स आएगा। तो ये जो ऊपर वाली फ्लैट वाली सरफेस है, तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस, तो ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की फ्लैट सरफेसेस का फ्लक्स कितना है। तो ऊपर वाली फ्लैट सरफेस का सबसे पहले उस एलिमेंट का फ्लक्स लिया जा रहा है। एलिमेंट के फ्लक्स को हम लिखेंगे d∅1, एंड d∅1 इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds1। साफ साफ डायग्राम में नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds1 इट इज इक्वल टू E ds1 cos 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, साफ साफ नजर आ रहा है, एंड cos 90 डिग्री इज 0। सो कुल मिला के मामला ये है कि ये जो d∅1 है ये 0 है, और क्योंकि d∅1 0 है तो इंटीग्रेशन d∅1 भी 0 है।
यानी कि ऊपर वाली जो फ्लैट सरफेस है उस फ्लैट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जो नीचे वाली फ्लैट सरफेस है उसका फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सिमिलरली नीचे वाली फ्लैट सरफेस के लिए d phi 3 इट इज इक्वल टू E डॉट ds3। सबसे पहले ये एरिया एलिमेंट का फ्लक्स लेंगे और एरिया एलिमेंट के फ्लक्स को मैं लिख रहा हूं d phi 3, क्योंकि एलिमेंट को ds3 लिखा है तो फ्लक्स को d phi 3 लिख रहा हूं मैं E डॉट ds3। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds3 का डायरेक्शन फिर से परपेंडिकुलर है, तो दिस इज इक्वल टू E ds3 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री जीरो है तो d phi 3 इट इज इक्वल टू जीरो, और क्योंकि d phi 3 जीरो है तो phi 3 दैट इज इंटीग्रेशन d phi 3 ये भी जीरो होगा। तो ऊपर वाली जो फ्लैट सरफेस है उसका फ्लक्स भी जीरो है, नीचे वाली फ्लैट सरफेस का फ्लक्स भी जीरो है। ठीक, अब बचती है कर्व सरफेस, उसका फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है, तो पहले आप लोग इतना कैलकुलेशन डायग्राम बनाओ, अच्छा सा डायग्राम बनाना और अपनी कॉपी पर इतना कैलकुलेशन नोट करो, जल्दी नोट करो। चलिए फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस निकालते हैं। तो जो सिलेंडर की कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ds2 एलिमेंट हमने लिया है, इस ds2 एलिमेंट का फ्लक्स लेंगे। तो d phi 2 इक्वल टू E डॉट ds2। साफ साफ नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds2 का डायरेक्शन सेम है, और ऐसा केवल एक पॉइंट पे नहीं होगा, पूरी की पूरी ये जो सिलेंडर की कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन सेम है। अगर आप इधर कोई एलिमेंट बनाओगे तो ये जो एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर बनाओगे और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, देखो ये सेम है। और पूरे सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ds2 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, और क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो E ds2 cos 0 डिग्री आएगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सो d phi 2 इट इज इक्वल टू E ds2 हो गया। और ये d phi 2 क्या है? ये d phi 2 है एरिया एलिमेंट का फ्लक्स। जो एरिया एलिमेंट है उस एरिया एलिमेंट का ये फ्लक्स है E ds2, और हमें चाहिए पूरी कर्व सरफेस का फ्लक्स। तो पूरी कर्व सरफेस का फ्लक्स अगर चाहिए तो एलिमेंट वाले फ्लक्स को करेंगे इंटीग्रेट। सो टोटल फ्लक्स phi 2 इट इज इंटीग्रेशन d phi 2 दैट इज इंटीग्रेशन E ds2। ध्यान रखना इस इंटीग्रेशन पे क्लोज्ड सरफेस का सिंबल मत बनाना, क्योंकि आप कर्व सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हो। कर्व सरफेस क्लोज्ड सरफेस नहीं है। क्लोज्ड तो तब होगी जब ये दोनों फ्लैट सरफेसेस शामिल हो जाए। अभी तो हम सिर्फ कर्व सरफेस को ले रहे हैं, अभी थोड़ी क्लोज्ड है। तो ये जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, इस इंटीग्रेशन पर ये क्लोज्ड सरफेस का सिंबल मत बनाना, वो गलत होगा। हालांकि एग्जामिनर इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, बट दिस विल बी रॉन्ग। ओके, तो क्लोज्ड सरफेस का सिंबल नहीं बना सकते, क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस को देख रहे हैं, और अकेली कर्व्ड सरफेस, फ्लैट सरफेसेस शामिल नहीं है। तो जब तक फ्लैट सरफेसेस शामिल नहीं है तब तक थोड़ी ना क्लोज सरफेस बन रही है। तो इंटीग्रेशन पे क्लोज सरफेस का सिंबल नहीं बनाएंगे। अब बेटा ये कौन है? कौन है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। हाँ तो सही बोलो ना, अब गलत बोलोगे तो मैं सही कैसे कह दूंगा?
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ये है, नॉट दिस। ये जो चीज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अकेले मैग्नीट्यूड है बस, ठीक है। तो ये जो हमारी कर्व सरफेस है, इमेजिन करो सिलेंडर की कर्व सरफेस, डायग्राम को देखिए आप। कर्व सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस रॉड के लिए एक जैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। इसीलिए तो सिलेंडर लिया ही है हमने, क्योंकि सिलेंडर हमें सिमेट्री देता है रॉड के चारों तरफ। तो ये जो सिलेंडर की कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के सभी पॉइंट्स रॉड के लिए एक समान है कि नहीं? और क्योंकि सभी पॉइंट एक समान है, एक जैसे पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं बिना कैलकुलेशन के पूरी कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज सिमेट्री। तो जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के सभी पॉइंट रॉड के लिए एक समान है, और क्योंकि कर्व सरफेस के सभी पॉइंट रॉड के लिए एक समान है, इसलिए हम कह सकते हैं सभी पॉइंट एक समान है, तो सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और ध्यान देना, कर्व सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी देखेंगे और कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट्स पर। इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे इधर जा रहा है ना। अगर आप ये पॉइंट देखते हो तो डायरेक्शन इस तरफ है, और अगर आप वो पॉइंट देखते हो डायरेक्शन उधर है। तो कर्व सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज नॉट सेम, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज सेम एट एवरी पॉइंट। और सेम एट एवरी पॉइंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये ई इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन ds2 करेंगे तो बेटा ds2 क्या है? एलिमेंट वाले एरिया का मैग्नीट्यूड है। देखो यहां भी वेक्टर नहीं है भाई, ध्यान से देखा जाता है, फर्क है। ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन के साथ देखा जाएगा, और ये केवल ये जो है ये एलिमेंट का जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये जो ds2 है ये एलिमेंट वाले एरिया का मैग्नीट्यूड है। और इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा कर लो, तो कर्व सरफेस के सभी एलिमेंट्स के एरिया का मैग्नीट्यूड इकट्ठा करो। फिर से देखो क्या लिखा है, कर्व सरफेस के सभी एलिमेंट्स का जो एरिया है, एरिया का मैग्नीट्यूड इकट्ठा करो। और जब सभी एलिमेंट्स का एरिया लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया लोगे, सभी एलिमेंट्स का इकट्ठा करोगे, तो पूरी कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो जो सिलेंडर की पूरी कर्व सरफेस है उसका एरिया 2 पाई RL होगा। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है टोटल, इस पूरी कर्व सरफेस का जो एरिया होगा वो E इंटू 2 पाई RL होगा। सो नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर, तो ये जो हमने गॉसियन सिलेंडर बनाया है उसका नेट फ्लक्स फाई ई, टोटल फ्लक्स ये है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तीन जो सरफेसेस हैं सिलेंडर में, तीनों सरफेसेस के फ्लक्स का सम पूरे गॉसियन सिलेंडर के फ्लक्स के बराबर है। अभी φ1 और φ3 तो 0 0 है, और φ2 की ये वैल्यू है, और जो वैल्यू φ2 की है वही टोटल फ्लक्स है, क्योंकि बाकी φ1 और φ3 तो 0 है। सो phi e it is E into 2 pi r। इतना फ्लक्स हमारे इस गॉसियन सिलेंडर से निकल रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस को फेयर कॉपी पे नोट करिए, कोशिश करना फेयर कॉपी पे नोट करते समय आप नकल ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कैलकुलेट करिए फ्लक्स। समझदार बच्चों को मैं बता दूं, जब भी गॉसियन सरफेस को सिलेंडर लेंगे हमेशा यही फ्लक्स आएगा। जब भी सिलेंडर लोगे यही आंसर आएगा हमेशा। तो आप चाहे तो टोटल फ्लक्स को याद भी कर सकते हो कि जब सिलेंडर लेते हैं गॉसियन सरफेस तो ये फ्लक्स मिलता है।
क्योंकि सिलेंडर लोगे तो यही स्टेप्स फॉलो होंगे और इसी आकर आप रिजल्ट पे लैंड होगे हर बार। तो जैसे जब हम गॉसियन सरफेस स्फीयर लेते हैं तो फ्लक्स कितना आता है, E इंटू 4πr² आता है। हमने पिछले 3 एप्लीकेशन किए, जहां भी हमने गॉसियन सरफेस को स्फीयर लिया है तो जो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स है वो ये आता है। तो जब भी गॉसियन सरफेस स्फीयर लेंगे फ्लक्स ये आएगा, जब भी गॉसियन सरफेस सिलेंडर लेंगे फ्लक्स यही आएगा। नोट करो जल्दी से, पहले इसको नोट करो जल्दी। ओके, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूं। तो चौथा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना था, हमने कर लिया। अब आखिरी स्टेप अप्लाई करेंगे। आखिरी स्टेप में गॉस लॉ हमें अप्लाई कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यही गॉस लॉ है ना, क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द एनक्लोज्ड चार्ज। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने निकाला है, वो ये आया है E into 2πrl, that is 1/ε0 टाइम्स। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो सिलेंडर की लेंथ है L और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो लेंथ है L, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो टोटल चार्ज होगा लैम्डा L। साफ साफ दिख रहा है, दोनों तरफ से L से L होगा कैंसिल। सो E की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 r। और ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो आपको ऑलरेडी याद ही होना चाहिए। ये रिजल्ट हमने इंटीग्रेशन के थ्रू एलिमेंट्स लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके भी कैलकुलेट किया था, लेकिन आज हमने गॉस लॉ से इस रिजल्ट को कैलकुलेट किया है। और देखिए गॉस लॉ से कैलकुलेशन इज इजी, गॉस लॉ से आसान है कैलकुलेशन। एलिमेंट्स लेकर इंटीग्रेट करना मुश्किल काम था, गॉस लॉ के रिलेटिव। गॉस लॉ इज द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन गॉस लॉ हर क्वेश्चन में चलता नहीं। गॉस लॉ से हर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होने में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है सिमेट्री की। तो अगर क्वेश्चन में सिमेट्री है, वो भी हाई लेवल सिमेट्री है, तभी गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होना पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं। तो एलिमेंट्स लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना हमेशा पॉसिबल होता है। तो हम कोशिश करते हैं अगर सिमेट्री है तो गॉस लॉ अप्लाई कर दें, और जब सिमेट्री नहीं है प्रॉब्लम में फिर तो मजबूरी है, फिर तो एलिमेंट्स ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन को नोट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। तो फेयर कॉपी पे रिजल्ट कैलकुलेट कर लीजिए, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके जल्दी से इतना काम करिए। ऑलराइट, तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। जैसे मैंने अभी सिलेंडर गॉसियन सरफेस लिया है, ऐसे ही अगला एप्लीकेशन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसमें भी गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही लोगे आप।
तो दैट इज एप्लीकेशन 5 और ये वाला एप्लीकेशन आपके लिए होमवर्क है। करना क्या है देख लो, आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a long uniformly charged hollow cylinder समझ गए क्या करना है। एक हमारे पास बहुत लंबा सा, मैं तो इतना छोटा दिखा रहा हूं, लेकिन एक बहुत लंबा इनफाइनाइट लंबा हॉलो सिलेंडर है। ये इनफाइनाइटली लंबा है, आप ऐसा मानिए। और इस हॉलो सिलेंडर को, दिस इज हॉलो सिलेंडर, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है और जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे फैला है। तो जब चार्ज सरफेस पे फैला होता है तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब तो सभी को पता होना चाहिए अब तक। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये जो सिलेंडर है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं आपको दे रहा हूं सिग्मा। सिलेंडर का रेडियस मैं बता रहा हूं कैपिटल आर। बहुत लंबा सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग समझिए आप इसको। आपको पता लगाना है कि ये जो हॉलो सिलेंडर है यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब दो केसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, सिलेंडर के अंदर का कोई पॉइंट है तो एक केस ये है, और दूसरा केस ये है सिलेंडर के बाहर का कोई पॉइंट है। तो अंदर के पॉइंट के लिए, बाहर के पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट है ये सिलेंडर की एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। सिलेंडर की एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो दो केस आपको लेने पड़ेंगे। केस 1, पॉइंट बाहर है, तो पॉइंट बाहर का मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। और दूसरा केस आपको लेना पड़ेगा कि जो पॉइंट है वो सिलेंडर के अंदर है, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो आपको ये दो केस लेने हैं और इन दोनों केसेस में पता लगाना है कि सिलेंडर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ भी प्लॉट करना है। और ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, तो देखेंगे कि कितने बच्चे नेक्स्ट सेशन में इसको सही कर पाते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो, आप लोग रफ में करना, और नेक्स्ट सेशन में मैं इसको प्रॉपरली लिखवाते हुए, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए उस ढंग से, अच्छे ढंग से लिखवाऊंगा, फेयर कॉपी पे समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। तो फेयर कॉपी पे अगले सेशन में मेरे साथ कर लेना। अभी आप लोग रफ पे इस क्वेश्चन को करके लाना। तो ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलराइट बच्चों, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि ये कैपेसिटेंस आता पिक्चर में कहां से है। तो किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो उस कंडक्टर के पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टर की सरफेस पे मौजूद चार्ज की वैल्यू होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज्यादा चार्ज डालना है किसी मेटल के ऊपर, तो आपको ये करना पड़ेगा कि उस मेटल का जो पोटेंशियल है वो बढ़ाना होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मेटल के ऊपर रखा हुआ चार्ज बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। उल्टा बोले, पोटेंशियल जितना हाई करते जाओगे
कंडक्टर के ऊपर मौजूद चार्ज उतना ही ज्यादा होता जाता है। तो सीधी बात यह है कि चार्ज एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। बड़ी सिंपल सी बात है कि कंडक्टर की सरफेस पर जो चार्ज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा चार्ज आप डालोगे कंडक्टर का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा हो जाता है, या रिवर्स बोला जाए पोटेंशियल जितना हाई करेंगे कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज उतना ही ज्यादा आ जाएगा। तो चार्ज एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। मैथमेटिकली कंडक्टर की सरफेस पर जो चार्ज है, इसे मैं क्यू लिख रहा हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और सभी बच्चे जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट हम लगाएंगे, और ये जो कांस्टेंट हम लगा रहे हैं इसका सिंबल हम ले रहे हैं कैपिटल सी, और यही जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कैपिटल सी, इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसी को कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहा जाता है। अब नाम सुनकर एक बात तुरंत समझ में आती है कि ये जो कैपेसिटेंस है ये रेजिस्टेंस का भाई है। तो जो बच्चे रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में जो चीजें आपने सीखी हैं करीब करीब वैसी ही मिलती जुलती चीजें कैपेसिटेंस के लिए भी वैलिड है। सबसे पहली चीज, जो कैपेसिटेंस होता है इट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब तो जानते ही हो आप लोग। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी हमारा जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के शेप, उस कंडक्टर के साइज पर। अगर आप साइज बदलोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल जाएगी, अगर आप शेप चेंज करोगे कंडक्टर का तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर की। रेजिस्टेंस में भी यही चीज है। रेजिस्टेंस किसी वायर का होता है, कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका जो वायर है उस वायर के शेप एंड साइज पर। अगर वायर की लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाना मतलब साइज बड़ा करना, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो बड़ा लंबा वायर लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटा वायर लोगे रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है किसी वायर की। तो जैसे रेजिस्टेंस वायर की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है वैसे ही जो कैपेसिटेंस है ये किसी कंडक्टर की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है। और जब भी कहा जाता है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री का मतलब है सीधे सीधे शेप क्या है, साइज क्या है आपके कंडक्टर का। अगर आपने शेप बदला तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि शेप बदलना मतलब ज्योमेट्री को चेंज कर देना। साइज बदलना मतलब ज्योमेट्री बदलना, और जैसे ही ज्योमेट्री बदलेगी कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर है। ठीक है, तो दैट इज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो जो कैपेसिटेंस है उसकी जो वैल्यू है वो कंडक्टर के शेप और कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज आप ये इजीली देख सकते हो, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो क्योंकि चार्ज भी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, इसलिए जो कैपेसिटेंस होता है कंडक्टर का वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। जब ये दोनों स्केलर हैं तो ये भी तो स्केलर ही होगा ना।
तो जो कैपेसिटेंस है वो बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह। जैसा कि मैंने बताया, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और एक चीज और होती है इंडक्टेंस, जो बच्चे जानते होंगे। तो ये तीनों के सिर्फ नाम सेम नहीं है, ये तीनों एक जैसी चीजें हैं। कैपेसिटेंस कंडक्टर का होता है, रेजिस्टेंस किसी वायर का होता है, इंडक्टेंस किसी कॉइल का होता है। तो ये जो तीनों हैं, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये इनके सिर्फ नाम ही सेम नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज भी मिलती जुलती है एक दूसरे से। तो जैसे जो रेजिस्टेंस है, मैंने अभी अभी समझाया, वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। इंडक्टेंस को जो बच्चे जानते हैं, इंडक्टेंस भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो किसी कॉइल का होता है। रेजिस्टेंस किसी वायर का होता है, कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का होता है। लेकिन ये तीनों ही सेम फैमिली के हैं, मतलब ये तीनों ही ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हैं, तीनों ही स्केलर हैं। रेजिस्टेंस भी स्केलर है, इंडक्टेंस जो बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते वो आगे जानेंगे, इंडक्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही ये जो कैपेसिटेंस है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, और जब ये दोनों स्केलर हैं तो ये जो कैपेसिटेंस है ये भी स्केलर ही होगा। और इसकी जो यूनिट होगी एमकेएस सिस्टम में, वो होगी चार्ज वाली यूनिट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल वाली यूनिट। चार्ज वाली यूनिट होती है कूलॉम, पोटेंशियल वाली यूनिट होती है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए? कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट। और ये जो यूनिट है इसे हम लोग फैरेड कहते हैं। फैरेड का सिंबल कैपिटल एफ, नाम पे ध्यान दो, फैरेड कहते हैं, फैराडे नहीं, है ना, ध्यान दो, फैरेड कहते हैं, फैरेड, फैराडे नहीं। फैराडे भी एक यूनिट है, फैराडे बेसिकली चार्ज की यूनिट है। तो ध्यान से नाम बोलना है, फैराडे नहीं कहना है, फैरेड कहना है। और फैरेड का सिंबल है कैपिटल एफ। तो ये जो फैरेड है वो बेसिकली हमने कूलॉम पर वोल्ट को ही फैरेड बोला है। तो 1 कूलॉम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। तो आप लोग फेयर कॉपी पे चैप्टर का नाम लिखो कैपेसिटेंस, और ये कैपेसिटेंस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, नोट कर लीजिए फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में। वीडियो पॉज करो, जल्दी से फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में पूरी चीज नोट कर डालो। ऑलराइट, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो कैपेसिटेंस क्वांटिटी है उसकी एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट है वो है फैरेड। लेकिन ये जो फैरेड यूनिट है ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो प्रैक्टिकली हम लोग फैरेड यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम लोग ज्यादातर माइक्रो फैरेड यूज करेंगे, मिली फैरेड यूज करेंगे, कभी कभी नैनो फैरेड यूज करेंगे, पिको फैरेड यूज करेंगे, क्योंकि जो फैरेड है वो बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे डिस्टेंस के लिए अगर हम यूनिट लेते हैं लाइट ईयर, तो लाइट ईयर इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो प्रैक्टिकली जब हम लोग बात करेंगे तो लाइट ईयर यूनिट्स में कभी बात नहीं करेंगे कि आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है, तो आप लाइट ईयर्स में नहीं बात करोगे ना, किलोमीटर्स में बात करोगे। तो प्रैक्टिकली जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको ज्यादातर किलोमीटर्स में, माइल्स में बात करते हैं। उसी तरह जो फैरेड यूनिट है इट इज प्रैक्टिकली वेरी लार्ज यूनिट। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में जाते हैं तो फैरेड यूनिट की जगह पर हम लोग मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, इन यूनिट्स का ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। तो फैरेड is practically a very large unit of capacitance, and so we use 1 millifarad is 10 power minus 3 farad, 1 microfarad you know it is 10 power minus 6 farad, 1 nanofarad it is 10 power minus 9 farad, and 1 picofarad it is 10 power minus 12 farad. तो ये प्रैक्टिकली यूज होने वाली यूनिट्स हैं फैरेड के ही छोटे वर्जन्स, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। नोट कर लीजिए जल्दी से।
ओके बच्चों, अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि ये जो कैपेसिटेंस है इसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग एग्री करोगे कि अभी तक केवल एक ही ऐसा फॉर्मूला आपको मालूम है जिसमें कैपेसिटेंस आ रहा है, और वो फॉर्मूला है ये Q इक्वल टू CV। इसके अलावा तो अभी तक आपने कोई फॉर्मूला सीखा ही नहीं है जिस फॉर्मूले में कैपेसिटेंस आया हो, है कि नहीं? तो अभी तक आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानते हो जिस फॉर्मूले में कैपेसिटेंस आ रहा है। तो एक बात तो पक्की तरह पर श्योर है कि अगर आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो आपको डेफिनेटली इसी फॉर्मूले की मदद से करना होगा, क्योंकि आपके पास और कोई फॉर्मूला फिलहाल है ही नहीं जिस फॉर्मूले में कैपेसिटेंस मिलता हो। तो आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानते हो, तो अगर कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको इस फॉर्मूले की शरण में आना होगा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो देखो करते क्या है, किसी भी कंडक्टर का जब हमको कैपेसिटेंस निकालने को कहा जाता है तो हम अपनी तरफ से उस कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज डाल देते हैं। तो मान लो Q चार्ज हमने अपनी तरफ से डाला, और चार्ज जब हम डालते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि चार्ज देने की वजह से कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जा रहा है। तो हमारा जो चार्ज है, हमारा चार्ज कंडक्टर को कितना पोटेंशियल दे रहा है। तो चार्ज डाल देते हैं और चार्ज डालने के बाद पोटेंशियल को नोटिस करते हैं कितना हुआ, और जब आप चार्ज डालने के बाद पोटेंशियल को नोटिस करोगे तो आपको ये कैपेसिटेंस C की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक मंत्र की तरह आप लोग याद करो, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए चार्ज डालो पोटेंशियल देखो, चार्ज डालो पोटेंशियल देखो। तो आपको कंडक्टर के ऊपर चार्ज डालना है और चार्ज डालने के बाद देखना है कि हमारे चार्ज के कारण उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो गया। तो बड़ा सिंपल है, किसी भी कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो आपको अपनी तरफ से उस कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज डालना होगा, और चार्ज डालने के बाद देखना होगा कि उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो गया। तो चार्ज डालो पोटेंशियल देखो, बस कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करके देखते हैं। तो मैंने हेडिंग डाली हुई है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो सिचुएशन क्या है, लेट अस सपोज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस a। डायग्राम मैंने बना रखा है, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया गया है, इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है a, हैज चार्ज Q। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने अपनी तरफ से Q चार्ज इसके ऊपर डाल दिया। तो कंडक्टर हैज चार्ज Q, और ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया, उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है a, और ये जो स्फेरिकल कंडक्टर था हमने इसके ऊपर Q चार्ज को डाला। तो बेटा पहली बात तो ये है कि ये जो Q चार्ज हमने डाला है ये यूनिफॉर्मली कंडक्टर की सरफेस पर फैला है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के दौरान ये चीज सिखाई है कि किसी भी मेटल पर जब हम चार्ज डालते हैं तो सारा का सारा चार्ज मेटल की सरफेस में ही रहता है, मेटल के अंदर कोई चार्ज नहीं जाता, अपने आप नहीं जाएगा मेटल के अंदर। अगर अंदर चार्ज है, किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो जो चार्ज अंदर है वो अपने आप अंदर नहीं जा रहा है, उसको हम जबरदस्ती अंदर ले जाएंगे, और अंदर ले जाने के बाद हमको उसे अंदर रोकना पड़ेगा। जैसे ही आप छोड़ोगे अंदर वाला सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, अपने आप मेटल के अंदर तो जाएगा ही नहीं,
और अगर मेटल के अंदर चार्ज है तो हम तुरंत ये बात समझ जाएंगे कि जो चार्ज अंदर है वो अपने आप तो जा नहीं सकता है, तो उसे हम अंदर ले जाते हैं जबरदस्ती, और अंदर ले जाने के बाद हमको उसे किसी तरह से अंदर रोकना पड़ेगा। जैसे ही आप छोड़ोगे अंदर वाला सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर चार्ज जाने का सवाल पैदा नहीं होता अपने आप से। तो ये जो स्फीयर है, जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये स्फीयर हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, फर्क कोई नहीं पड़ता है। अगर हॉलो है तो सारा चार्ज इसकी सरफेस में ही रहेगा, हॉलो में तो अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। अगर सॉलिड है तो सॉलिड मतलब पूरा अंदर तक मेटल मौजूद है। सॉलिड भी हो तब भी जो चार्ज हम डालेंगे वो सारा चार्ज इसकी सरफेस में ही रहेगा, अंदर नहीं जाता है चार्ज। किसी भी मेटल में, सिर्फ स्फीयर की बात नहीं है, कोई भी मेटल हो, उस मेटल पर जब हम चार्ज डालते हैं तो सारा चार्ज मेटल की सरफेस में ही रुक जाता है, अंदर मेटल के वॉल्यूम में कोई चार्ज घुसता नहीं है। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि ये जो स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है, ये स्फीयर चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, क्योंकि दोनों ही केसेस में, चाहे हॉलो है तब भी, चाहे सॉलिड है तब भी, दोनों ही केसेस में जो भी चार्ज आप इस स्फीयर पे डालोगे वो सारा चार्ज इसकी सरफेस में ही रहेगा, अंदर बिल्कुल भी जाएगा नहीं। तो हमने इस स्फीयर पर क्यू चार्ज को डाला, और ये जो क्यू चार्ज है वो इस स्फीयर की सरफेस में ही रहेगा, जैसा कि मैंने समझाया, अंदर तो जाएगा नहीं। तो जो ये क्यू चार्ज है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमने क्यू चार्ज स्फीयर पे डाल दिया, और ये जो क्यू चार्ज है वो स्फीयर की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि अगर एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और स्फीयर का जो चार्ज है वो क्यू है, टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, तो वो हम ऐसा मान के निकाल सकते हैं जैसे कि सारा चार्ज इसके सेंटर पे रख दिया गया है। तो जितना भी चार्ज फैला हुआ है, सारे चार्ज को सेंटर पे मान लो, और सारे चार्ज को जब सेंटर पे मान लोगे तो सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा, और सारे चार्ज को सेंटर पे मान के देखो कि सरफेस का पोटेंशियल कितना हो रहा है, वही पोटेंशियल स्फीयर की सरफेस का होता है। तो जब आपने चार्ज क्यू स्फीयर को दिया होगा तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर कितना होगा, ये जो स्फीयर की सरफेस है इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो सारे चार्ज को सेंटर पे मानते हुए, यानी सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह मानते हुए, पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/A। सारे चार्ज को सेंटर पे मान लो, तो जब सारा चार्ज सेंटर पे है तो इट इज अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R। R की जगह यहां पर A आता है। ओके, तो जब हमने Q चार्ज स्फीयर के ऊपर डाला तो स्फीयर की जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/A। ये सीधे सीधे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है, और स्फीयर की सरफेस पर जब हमको पोटेंशियल देखना है तो हम सारे चार्ज को सेंटर पे मान लेंगे, और सारे चार्ज को सेंटर पे मान के देखेंगे कि सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया, वही पोटेंशियल स्फीयर की सरफेस का हो रहा है। तो जितना भी ये चार्ज स्फीयर के ऊपर फैला हुआ है, ये सारा चार्ज हमने सेंटर पे मान लिया, और जब सारे चार्ज को सेंटर पे माना तो दैट इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण सेंटर पे मानते हुए सरफेस का जो पोटेंशियल है वो ये है 1/4πε0 Q/, और डिस्टेंस की जगह सेंटर से सरफेस की दूरी यानी रेडियस, तो डिस्टेंस की जगह स्फीयर का रेडियस ले लिया, तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज 1/4πε0 Q/A। अब Q को हमने एक साइड में रहने दिया, और ये जो 4πε0A है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके V के पास पहुंचा दिया।
तो Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू V, और हम सभी जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम Q इक्वल टू CV के साथ कंपेयर कर लेते हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो वी गेट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर टू बी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, ये उसका फॉर्मूला आपके सामने है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। अच्छे बच्चों को याद रखना है, हालांकि इसका डेरिवेशन तो बहुत आसान है और मैंने आपको एक मंत्र बताया है, वो मंत्र याद रखना है। जब भी आप कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हो तो क्या करना होगा, चार्ज डालो, पोटेंशियल देखो। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल के लिए करवाया है, यहां हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और हमें स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से स्फेरिकल कंडक्टर पे Q चार्ज को डाला और चार्ज डालने के बाद हमने देखा कि सरफेस का पोटेंशियल कितना है। तो हमने Q चार्ज को डाला और चार्ज डालने के बाद हमने सरफेस का पोटेंशियल नोटिस किया और ये जो एक्सप्रेशन बन गया, इस एक्सप्रेशन को हमने Q इक्वल टू CV के साथ कंपेयर किया और कंपेयर करने से हमें पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। तो अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसको याद रखना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, अभी बताया था। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, कैपेसिटेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे। तो यहां पे शेप तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, स्फेरिकल, तो शेप इज क्लियर। तो अब देखो ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड करता है रेडियस पर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा रेडियस पर, और रेडियस मतलब साइज। तो शेप इज ऑलरेडी डिसाइडेड, नाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन साइज। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज पर। इट्स अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो आप लोग फेयर कॉपी पे हेडिंग डालो, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, और हेडिंग डाल के ये पूरी चीज फेयर कॉपी पे नोट कर लो। लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन आया है उस एक्सप्रेशन को याद रखना है। स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके सामने, इसको याद रखना है एक चीज। और जो मंत्र मैंने बताया है कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, वो मंत्र याद रखना है। क्या मंत्र मैंने बताया है, कैपेसिटेंस अगर फाइंड करने को कहा जाए तो चार्ज डालो, पोटेंशियल देखो। तो मैंने चार्ज डाला स्फीयर पर और चार्ज डालने के बाद देखना है पोटेंशियल कितना हो गया, और उसके बाद Q इक्वल टू CV के साथ कंपेयर करोगे। कंपेयर करने से आपको कैपेसिटेंस पता चल जाता है। तो फेयर कॉपी पे पूरी बात जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। नोट दिस डाउन। ऑलराइट, तो अभी अभी हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव किया है। तो चलिए एक उसी एक्सप्रेशन पर बेस्ड एग्जांपल प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम इज दिस, एज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर हमारी अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह माने तो फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। तो अर्थ का हमारी कैपेसिटेंस कितना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ के साइज के बराबर अगर एक स्फीयर होता तो उस स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना बनेगा। तो आप अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर मानो, मतलब अर्थ के साइज का अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जाए तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा। अर्थ का रेडियस वैसे तो अच्छे बच्चों को याद होता है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है और स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का हमने एक्सप्रेशन अभी अभी डिराइव किया है, बिल्कुल उसी एक्सप्रेशन पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम। तो आई होप कि सारे बच्चे खुद भी कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को।
सीधे एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो ऐसा करता हूं मैं, इस प्रॉब्लम को मैं आज के लिए आपका होमवर्क छोड़ रहा हूं। आप लोग इस प्रॉब्लम को खुद ट्राई कर लो। अगले सेशन में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोग अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कर लेना। तो प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए, और ये प्रॉब्लम भी आज के लिए आपके होमवर्क के तौर पर रहेगा। तो नोट दिस डाउन, एंड आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अगले सेशन में मैं होमवर्क प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताऊंगा, और कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को हम और आगे सीखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। होमवर्क को नोट कर लीजिए।